नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पलर का, आपका 9.2 का कह रहा है इफ अ नंबर ऑफ सर्कल टचेस अ गिवन लाइन सेगमेंट। ध्यान से सुनिएगा, जो गिवन लाइन सेगमेंट है ना आपका, ये वाला गिवन लाइन सेगमेंट कौन सा है? पी क्यू है। ठीक है, गिवन लाइन सेगमेंट क्या है? पी क्यू। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले पी क्यू बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पी क्यू बना लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास पी क्यू है। मान लीजिए ये गिवन लाइन सेगमेंट है पी क्यू। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए कि पी क्यू, क्योंकि ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। देखो, अगर ये लाइन होता तो ऐसे एरो लगा होता है ना, मतलब इसको इनफिनिटली इधर भी बढ़ा सकते थे, इधर भी बढ़ा सकते थे, लेकिन लाइन सेगमेंट है यानी कि इसकी डेफिनेट लेंथ है, इसकी एक निश्चित लंबाई होगी, है ना। PQ की एक डेफिनेट लेंथ होगी, पहले तो ये समझो। अब सुनो ध्यान से, उसने हमसे बोला इफ अ नंबर ऑफ सर्कल्स, मतलब बहुत सारे सर्कल्स हैं, और वो लाइन सेगमेंट PQ को, ये जो लाइन सेगमेंट PQ है, इस लाइन सेगमेंट PQ को A पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना। तो आइए जरा बनाते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, मैं आपको 2-3 सिनेरियो दिखाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, है ना। ये PQ है, ठीक है, ये एक बार मैंने यहां पे बनाया, ठीक है। ठीक है, आप समझिए समझिए जरा ध्यान से। आप मुझे ये बताओ कि उन्होंने हमसे बोला है नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, यानी कि बहुत सारे सर्कल हैं। तो चलो बना देते हैं भाई। ये देखिए, एक सर्कल मैंने ऐसे बनाया जो कि इस PQ को A पे टच कर रहा है। दूसरा सर्कल मैंने यहां पे बनाया, ठीक है। एक और सर्कल मैंने यहां पे बनाया, ठीक है। एक और सर्कल मैंने यहां पे बनाया। ये सारे ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हैं ना। ये सभी सर्कल्स क्या कर रहे हैं? इस PQ को पॉइंट A पे टच कर रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब आप मुझे ये बताइए, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है देन देयर सेंटर लाई, मतलब देयर सेंटर मतलब इन सभी सर्कल्स का जो सेंटर है, जैसे ये वाला जो सर्कल है, मान लो इसका सेंटर क्या है? मान लो इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है O। ठीक, फिर ये वाला जो सर्कल है, इसका सेंटर है मान लीजिए O डैश। मान लो ये वाला जो सेकंड सर्कल है, इसका सेंटर कहीं यहां आता है, मान लो O डैश। ठीक, उसके बाद फिर ये वाला जो सर्कल है, इसका सेंटर है O डबल डैश। मान लो अब कहीं आता होगा, इसका सेंटर कहीं यहां आता होगा, O डबल डैश। फिर इसका सेंटर है O ट्रिपल डैश, है ना। इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो कहीं आता होगा, लेट अस से यहां कहीं आता है इसका सेंटर O ट्रिपल डैश। इसी तरीके से चलता रहेगा ना, करेक्ट। तो उन्होंने बोला है कि इनके जो सेंटर्स हैं, मतलब इन सभी सर्कल के जो सेंटर हैं, ठीक है, ये देखो, ये सेंटर सभी होंगे तो एक लाइन में, ये तो श्योर है, ये तो श्योर है ना। ये सभी एक लाइन में होंगे, ये तो श्योर है, बिकॉज अगर आप देखो ना कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है। तो अगर ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये वाले सर्कल के लिए ये एंगल 90 होगा, OA इस टेंजेंट PQ पे परपेंडिकुलर होगा। फिर दूसरे वाले सर्कल के लिए अगर आप देखो, ये दूसरे वाले सर्कल के लिए अगर आप देखो, तो दूसरे वाले सर्कल के लिए O डैश A परपेंडिकुलर टू PQ है, यानी कि एंगल 90 है। ठीक है, और तीसरे वाले सर्कल के लिए अगर आप देखो तो O डबल डैश इसका सेंटर है, तो O डबल डैश से A तक ये इसका रेडियस हो जाएगा तीसरे वाले का, जो कि PQ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसी तरीके से नेक्स्ट सर्कल अगर आप देखोगे, ठीक है, तो उसका सेंटर है O ट्रिपल डैश। तो ये सभी सेंटर इस लाइन पे तो लाई कर रहे हैं, ये सभी सेंटर इस लाइन पे तो लाई कर रहे हैं, लेकिन उसने हमसे ये बोला है कि ये सभी सेंटर कहां लाई करते हैं? पढ़िए जरा ध्यान से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ पे। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, मैं एक पिंक कलर से लाइन बना रहा हूं, ये वाली लाइन, ये दिखी क्या आपको? एक सेकेंड, ये पिंक कलर से आपको लाइन दिखी? इस पिंक कलर की लाइन पे सभी सेंटर लाई कर रहे हैं। मान लो इस पिंक वाली लाइन को मैंने L बोल दिया, है ना। तो इस लाइन पे हमारे पास सभी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था A, ठीक है, सभी सेंटर पिंक वाली लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, क्या ये पिंक वाली जो लाइन है, क्या ये PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? देख के बताइए, क्या जरूरी है? क्या जरूरी है कि जो पिंक वाली लाइन है जिसपे इन सभी सर्कल्स के सेंटर लाई कर रहे हैं, ये PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? बताओ। नहीं। चेक करो, ये जो लाइन L है, ध्यान सुनना बेटा, है ना, ये जो लाइन L है, ये PQ के परपेंडिकुलर तो है। ये लाइन एल की क्या खासियत है? लाइन एल की ये खासियत है कि लाइन एल पे सभी सेंटर्स लाई कर रहे हैं, हर एक सर्कल का सेंटर लाइन एल पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, करेक्ट। और ये PQ के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन ये PQ को 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड करता है। चेक कर लो भाई, क्या ए PQ का मिड पॉइंट है? नहीं। चेक कर लो, PA का लेंथ इतना है और AQ ज्यादा हो रहा है। भाई ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूं मैं भाई, क्या पता ए पॉइंट यहां होता हो और डायग्राम ऐसा बनता हो, क्या पता ए PQ का मिड पॉइंट होता हो। ये देखो डायग्राम ऐसा आ जाएगा उस टाइम, ये देखिए, ये डायग्राम उस टाइम ऐसा आ जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लाइन L है पिंक वाली, जिसपे इन सभी सर्कल के सेंटर लाई करते हैं, ठीक है ना, तो ये लाइन L PQ पे परपेंडिकुलर भी है एंड लाइन L PQ का बाइसेक्टर भी है।
लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो मतलब ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये मैंने डायग्राम में आपको दिखाया। बताओ अब, लेकिन उन्होंने हमसे क्या बोल दिया, उन्होंने हमसे बोला इफ अ नंबर ऑफ सर्कल टचेस अ गिवन लाइन सेगमेंट पी क्यू, मतलब किसी गिवन लाइन सेगमेंट को बहुत सारे सर्कल टच कर रहे हो, लेट अस से पॉइंट ए पे टच कर रहे हो, है ना, तो वो हमसे कह रहा है कि उनके सेंटर, देयर सेंटर, मतलब इन सभी सर्कल के जो सेंटर है ओ डैश, ओ डबल डैश, ओ ट्रिपल डैश, ये सभी जिस लाइन एल पे लाई कर रहे हैं, क्या वो लाइन पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा? बताओ ट्रू और फॉल्स। बताओ क्या वो लाइन एल, ये पिंक वाली लाइन, क्या इस पीक्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा? बताइए जो बच्चे ऑनलाइन है, बताओ क्या ऐसा हमेशा, हाँ क्या ऐसा हमेशा सही है? नहीं भाई, अगर ऐसा डायग्राम बन गया तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है, यहां पे भी तो दी गई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, कि बहुत सारे सर्कल हैं जो पीक्यू को ए पॉइंट पे टच करना है। लेकिन सुनो ध्यान से, ये लाइन एल पीक्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तभी कहलाएगी जब क्वेश्चन में ये दिया हो कि ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पीक्यू, जो कि नहीं दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में उसने, अभी तो फॉल्स है स्टेटमेंट, अभी तो फॉल्स है, बच्चे बोलेंगे सर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ट्रू है इसके, अरे भाई हमेशा ऐसा होता तो जरूरी थोड़ा ना है, क्या पता ऐसा डायग्राम होता हो, क्या पता ऐसा डायग्राम होता हो, आप समझ रहे हो? ये देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, बट आप संभाल लेना, क्या पता ऐसा होता हो, ये पूरा सिस्टम ऐसा होता हो, ये देखो ये ऐसा होता तब क्या कर लोगे, ये देखो, है ना, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए इधर कहीं आता हो, तो ए पीक्यू का मिड पॉइंट थोड़ा ना है, तो ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन एल है, ये पीक्यू का परपेंडिकुलर तो है बट बाइसेक्टर नहीं है, मतलब पीक्यू को टू इक्वल हाफ पार्ट्स में ये तभी डिवाइड करेगा जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पीक्यू का मिड पॉइंट होगा। ध्यान से सुनिए, अगर इसी क्वेश्चन में एग्जाम में वो आपको चेंज कर दे, आपको वो इस क्वेश्चन में ऐसे बोले, मतलब एक चीज और इसी में दे दे, गिवन क्या, गिवन दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ए के बारे में बात कर रहा है, मैं ब्रैकेट में रख देता हूं ए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ, इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, अगर ऐसा बोल देता तो ये वाला डायग्राम बना देते और स्टेटमेंट को ट्रू कर देते। बात समझ में आई? बताओ बात समझ में आई? ठीक है आ गया, लेकिन अभी के लिए हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए फॉल्स है अभी के लिए, क्योंकि ये कंडीशन हमें नहीं दी हुई थी कि ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ए जब पी क्यू का मिड पॉइंट होगा तभी तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। समझ में आ गई बात? चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए समझने वाला है, कह रहा है इफ अ नंबर ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द एंड पॉइंट्स ऑफ पी एंड क्यू ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, मतलब लाइन सेगमेंट समझ रहे हो, एक डेफिनेट लाइन सेगमेंट है पी क्यू, एक डेफिनेट लेंथ का लाइन सेगमेंट है पी क्यू, है ना, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ये इस तरीके से, ठीक है, ये पी है और ये क्यू है ना। अच्छा, इसको करने से पहले आप थोड़ा सा 9th क्लास में एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा छोटा सा, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए ये सर्कल है इस तरीके से, और अगर ये देखिए अगर सर्कल का कोई हमारे पास कॉर्ड है पी क्यू, ये इस तरीके से, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, या 9th या 10th में पढ़ा होगा आपने, ये इस तरीके से ना, सेंटर ओ है और अगर ये सपोज एम है ना, तो अगर हमने क्या ड्रॉ किया, अगर हमने ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू ड्रॉ किया, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कि पी एम का लेंथ और क्यू एम का लेंथ इक्वल होता है, पी एम का लेंथ और क्यू एम का लेंथ इक्वल हो जाता है ना, सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये सबने पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाती है। और ये होता कैसे, थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, ओ को पी से ज्वाइन करते थे, ओ को क्यू से ज्वाइन करते थे, फिर अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये 90, देखो ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक, मींस ओपी का लेंथ ओक्यू के इक्वल, और दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल इक्वल है, ये देखिए, और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है, तो आरएचएस लग जाएगा। आरएचएस का मतलब, आरएचएस कांग्रेंसी का मतलब क्या होता है, राइट एंगल, तो ये देखो 90 90 राइट एंगल, फिर हाइपो इक्वल होने चाहिए, तो 90 के ऑपोजिट वाला ओक्यू और यहाँ पे 90 के ऑपोजिट वाला ओपी आपस में इक्वल है, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए तो ओएम दोनों में कॉमन है, तो हाइपो साइड है ना, आरएचएस से दोनों कांग्रेंट हो गए, मतलब ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रेंट टू, ये हमने कहाँ पढ़ा था, 10th या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ क्यू एम, है ना, और सीपीसीटी लग जाती थी तो पीएम का लेंथ क्यूएम के इक्वल हो जाता था, इसलिए हम बोलते थे ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल है, इसलिए हम बोलते थे कि सेंटर से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना, ठीक, तो ये बात हमें पता है। अब इस सवाल को देखते हैं, उसने हमसे बोला एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू जिसके एंड पॉइंट, देखो पी क्यू लाइन सेगमेंट है और इसके एंड पॉइंट क्या है, पी और क्यू। अब इसके एंड पॉइंट से उसने बोला बहुत सारे सर्कल्स पास करते हैं ना, अ नंबर ऑफ सर्कल्स पासेस थ्रू एंड पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है ना। अब रुक जाओ,
चलो हम डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं। तो बहुत सारे सर्कल्स हैं। देखो पहला सर्कल हमने इस तरीके से पास किया, मान लो समझने के लिए ये पहला फर्स्ट सर्कल है ना, येलो वाला है ना। अब ये येलो वाला सर्कल है हमारे पास, तो भाई इसका सेंटर कहाँ है, यहां कहीं होगा। येलो वाले का सेंटर है यहां कहीं, मान लो इसके सेंटर को हमने दिखाया O1 से, O1 से, ये इसका सेंटर है, ठीक। अब उन्होंने हमसे क्या बोला, यस देखो कह रहा है कि नंबर ऑफ सर्कल्स P और Q से पास करते हैं। अभी मैंने एक पास किया, अभी और पास करूंगा। उसने बोला देन देयर सेंटर, मतलब किसके सेंटर, इन सभी सर्कल के सेंटर कहां लाई करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ पे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ कुछ ऐसा होगा, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ होगा, लाइन L है ना। मैं ये देखिए ये ऐसे, ठीक है। अभी बस मैंने एक सर्कल दिखाया है, अभी और मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले आप फील करो। वो हमसे ये कह रहा है, फिर से ध्यान सुनो, उसने हमसे बोला कि देखो भाई अगर इस P और Q लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, यानी कि P से और Q से सर्कल पास कर रहा है, तो जितने भी सर्कल पास करेंगे, अभी मैं और दिखा रहा हूं आपको, रुक जाओ ना, सभी सर्कल के जो सेंटर होंगे, जैसे फर्स्ट सर्कल हमने बनाया येलो वाला, तो इसका सेंटर O1, ये PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा क्या, बताइए। हाँ लाई करेगा, क्यों, क्योंकि चेक करो ना भाई, सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है, चेक कर लीजिए, ये वाले पॉइंट को हमने बोला ए, तो यहां पर सेंटर से जो OA परपेंडिकुलर आया होगा, O1A परपेंडिकुलर PQ जो होगा, है ना, ये जो होगा OA1, ये PQ पे अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तभी तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। अब रुक जाओ, अभी फील नहीं आया होगा, थोड़ा और बनाऊंगा तो फील आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जरा ध्यान से, अगर हम एक और सर्कल बना दें, ये देखिए, ये देखिए, अगर हम एक और सर्कल बना दें, ये ऐसे करके, शायद इसको मैं अभी ना फिर से थोड़ा आगे और कुछ समझाने की कोशिश करूं, रुक जाइए, थोड़ा समझाने वाला क्वेश्चन है, पेशेंस रखिए। देखिए जो दूसरा वाला सर्कल मैंने बनाया, उसका सेंटर कहीं यहां होगा, सपोज हमने उसको O2 बोला, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ए, ठीक है, ये हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अब आप खुद सोचो कि O2A इज परपेंडिकुलर टू, देखिए O2A अगर परपेंडिकुलर किस पे हो जाए, PQ पे, तो पक्का PQ को बाइसेक्ट कर रहा होगा। या आप कन्वर्स में भी सोच सकते हो क्या, कि अगर कोई ये लाइन सेगमेंट है O2A जो कि इसको क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, या इस पे परपेंडिकुलर है, तो पक्का बाइसेक्ट कर रहा होगा, पक्का सेंटर से जो आ रहा होगा। इसका मतलब आप थोड़ा सा भी फील कर रहे होगे कि जितने भी सर्कल बनेंगे आपके, ये देखिए, मान लो आपने एक और सर्कल बनाया जो PQ से पास हो रहा है, ये देखिए, ये फील करने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये देखिए, अब ये जो सर्कल मैंने बनाया इसका सेंटर कहीं यहां होगा, O3 थर्ड वाला, है ना। तो यहां से जो परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है ना, इसके सेंटर से O3A इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो ये PQ को बाइसेक्ट कर रहा होगा, उस पर परपेंडिकुलर, तो पक्का सेंटर इसी पे तो लाई कर रहा होगा। अब चेक कर लो, ये देखो, ये एक ही लाइन पे तो लाई कर रहे हैं, L पे, तो L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। या फिर आप बोल सकते हैं क्या, आप बोल सकते हैं यस, अगर P और Q के एंड पॉइंट से जितने भी सर्कल पास कर रहे हैं, सभी सर्कल का सेंटर कहां लाई करता है, PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L पे लाई करता है, ठीक है ना, करेक्ट। अब ये स्टेटमेंट हो गया हमारे पास ट्रू। तो बस ये फील करने वाला क्वेश्चन था, ये फील करने वाला क्वेश्चन था। थोड़ा और अगर मैं अच्छा बताना चाहूं, एक सेकेंड, तो मैं आपको बताता हूं इसमें थोड़ा सा और अच्छा क्या आप कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में थोड़ी चर्चा हम और कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन में थोड़ी और अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। ये हम समझ बढ़ा सकते हैं कि ये जितने भी सर्कल आपको दिखाई पड़े जो एंड पॉइंट P और Q से पास कर रहे हैं ना, इनका सेंटर कभी इसको मिस ही नहीं कर सकता है। चेक कर लो, ये सेंटर O1 कभी इस लाइन L को मिस ही नहीं कर सकता, मतलब सेंटर यहां से बाहर नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि भाई सेंटर से ही आया हुआ परपेंडिकुलर तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और ये जो PQ है सभी सर्कल्स के लिए कॉर्ड है, चेक कर लो, ये जो PQ है सभी सर्कल्स के लिए क्या है, कॉर्ड है। तो पक्का सभी सर्कल का सेंटर इसी लाइन L पे लाई करता होगा, लाइन L पे, यानी कि लाइन L क्या है, PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बस सोचने वाली बात है, सिंपल। और सुनो, इसी में थोड़ा सा और अगर हम लोग चर्चा करें तो देखो, हालांकि बस ट्रू एंड फॉल्स बताना था, हमने बता दिया ना। अब मान लीजिए कि यहां से कोई सर्कल आता है, ये देखिए कुछ ऐसा, इस साइड से,
ऐसे ऑरेंज वाले को देखिएगा, ठीक है, इस ऑरेंज वाले को, ये ऑरेंज वाला भी पी और क्यू के एंड पॉइंट से पास कर रहा है, तो ऑरेंज वाले का सेंटर कहीं यहां होगा, लेट अस से इसको हमने O4 बोल दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो ये O4 भी लाइन L पे ही लाई करेगा, रीजन सुनिए जरा ध्यान से, रीजन क्या है, देखो O4A अगर परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, ऐसा हम सोच के चल रहे हैं, हाँ परपेंडिकुलर है PQ के, करना ही पड़ेगा आपको, करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से आया हुआ परपेंडिकुलर तो उसको बाइसेक्ट करता है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि O4A जो है वो PQ को, अगर कुछ भी मान लो भाई कि O4A PQ पे परपेंडिकुलर है, या आप मान लीजिए O4A PQ को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो पक्का वो इस पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं भाई कि ये एंगल अगर 90 है, या नहीं भी सोचा आपने 90, बस आप भाई आप कुछ भी सोच सकते हो, सुनो ध्यान से, O4A जो है PQ पे परपेंडिकुलर है, या तो ऐसा सोच लो, या तो आप क्या सोच लो, ये मान के चल लो कि O4A सपोज क्या करता है, बाइसेक्ट करता है PQ को, बाइसेक्ट करता है किसको, PQ को, ठीक है, तो पक्का ये 90 होगा। मैं आपको बस ये सिखाना चाहता था भाई कि सर्कल अगर इधर बने तो देखो ये 90 और ये 90, तो भाई ये लीनियर पेयर, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, ये जो पिंक वाली जा रही है, मतलब आप समझ रहे हो कि यहां से लाइन टेढ़ी नहीं हो रही। कौन कौन समझ रहा हूं, समझ रहा है, मैंने जो ऑरेंज वाला सर्कल बनाया है, थोड़ा मैं यहां बना के आपको दिखा दूं। मैं ये कहना चाहता हूं तुमसे, यहां पे समझो इसको, कि चाहे इस साइड में तुम सर्कल बनाओ, ये पिंक वाली लाइन ऐसे ही सीधी जाती है, मतलब ये जो O4 वाला सेंटर है, ये देखिए, अरे भाई कोई ये बहस कर सकता है ना आपसे कि O4 इसी L पे कैसे लाई कर रहा है, क्या पता यहां से ये L स्ट्रेट हो ही ना, कौन से पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये कह रहा था, पता है मैं ये कह रहा था, कोई ऐसे भी तो कह सकता है, ये देखो कि ये लाइन L ऐसे आई, यहां से ऐसे मुड़ गई, है ना, ऐसा नहीं है, यही हमने प्रूव भी कर दिया। ये देखिए ये 180 दिखा दिया हमने, यहां से देखो जरा, 90 90 180, तो ये स्ट्रेट लाइन ही तो होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, मतलब सर्कल कहीं पर भी बने, जैसे एक ये सर्कल आपने ले लिया PQ से पास करता हुआ ऐसे, ठीक है, P और Q के एंड पॉइंट से पास करता हुआ ये सर्कल आपने, तो इसका सेंटर कहीं यहां होगा, लेट अस से O5, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये अगर O5 PQ का मान लो बाइसेक्टर है, तो पक्का PQ पे परपेंडिकुलर होगा, या PQ पे परपेंडिकुलर है तो पक्का क्या कहते हैं PQ का बाइसेक्टर होगा, और आपको पता है सेंटर से ही तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो सारी बातें मिला जुलाकर ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है ना, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट। अगर आप अब एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, और मैं क्या बताऊँ, है ना, एग्जाम में अगर आ गया, वैसे तो नहीं आएगा, अगर आ गया तो अपनी लैंग्वेज में आप लिखोगे, ए और ये वाला डायग्राम बनाओगे बस, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और बाकी मैंने एक पुरानी प्लेलिस्ट में भी इसको समझाया हुआ था, ये समझाने का दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका है, ठीक है। एक चीज और इसी में डिस्कस कर सकते हो आप, इसी क्वेश्चन में, इसको आप कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से भी कर सकते हो, है ना। जैसे आपने रियल नंबर वाले चैप्टर में किया था ना, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो आप उसको मानते थे कि पहले वो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज नॉट इरेशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर, और फिर आपकी ही बात गलत हो जाती थी। तो वही चीज आप यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ध्यान सुनो, आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जितने भी ये सेंटर्स हैं O1 O2 A3, ये आपके इस लाइन L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई नहीं करते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, और यहां पे आप मान के क्या चल रहे हो, यहां पे आप ये मान के चल रहे हो, ये बात आप मान के चल रहे हो, ध्यान सुनो, ये अजीब सी मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये बात आप मान के चल रहे हो क्या, कि ये जो लाइन L है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं क्या, कि लाइन L इज लेट लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, है ना। लाइन L जो है PQ का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आप मान के चल रहे हो, ध्यान सुन लो। अब आप कहते हो इफ पॉसिबल, थोड़ी देर के लिए आप कहते हो इफ पॉसिबल, तो हम ये मान लेते हैं, अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं, इफ पॉसिबल देन लेट अस अज्यूम, लेट अस, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको, लेट अस अज्यूम दैट सेंटर्स, कौन से सेंटर, इन सभी सर्कल के सेंटर जो PQ के एंड पॉइंट से जाते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द सेंटर्स O1 O2 O3, ध्यान सुनिएगा, O4 एंड सो ऑन टू डू नॉट लाई ऑन द लाइन L, ऑन द लाइन L, मतलब आपने थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लिया कि ये जितने भी सेंटर है O1 O2 O3, ये लाइन L को मिस कर जाते हैं, पिंक वाली पे लाइन नहीं करते, इसको मिस कर जाते हैं, है ना।
इसको ये मिस कर जाते हैं। ये अच्छा तरीका है करने का क्वेश्चन, है ना। आप समझ रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि भैया O1 इस पे नहीं आता, O1 कहीं बाहर आता है, ठीक है, O2 इस लाइन पे नहीं आता है, कहीं बाहर आता है, O3 इस पे ना आके कहीं बाहर आता है। आप समझ रहे हो, ऐसा अगर आप कर देते हो, आपने लिखा कि थोड़ी देर के लिए हम मान लेते कि ऐसा हो जाता है, ठीक है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, बट दिस contradicts the fact that, कॉन्ट्रडिक्ट मतलब अपोज करता है ना। अब अगर आपने ये बात मान ली, ये जो बात आप अज्यूम करके चल रहे हो ना कि भैया O1 O2 L पे लाई नहीं करते हैं, तो ये इस बात को अपोज कर देगा। कौन सी बात को अपोज कर देगा? जो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही, सॉरी क्या हमने पढ़ा था? हमने यही तो पढ़ा था कि सेंटर से आया हुआ परपेंडिकुलर, सॉरी सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। आप समझे? फिर से ध्यान सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये बोला है कि भैया मान लेते हैं L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है ना। और PQ क्या था? PQ क्या था? PQ क्या था? PQ हर एक सर्कल का कॉर्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा। PQ क्या है? हर एक सर्कल का कॉर्ड है, करेक्ट। तो अगर आपने मान लिया है थोड़ी देर के लिए कि भैया सेंटर O1 O2 O3 L पे लाई नहीं करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर आप देखें तो क्या कहते हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि लाइन L PQ का परपेंडिकुलर सेक्टर है, तो पक्का जो है सेंटर O1 O2 O3 इस लाइन L पे ही तो आना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से आया हुआ परपेंडिकुलर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बात समझ में आई? तो ये चीज हो जाएगी। तो आप लिखोगे कि ये जो बात आप कह रहे हो कि भैया सेंटर लाइन L को मिस कर जाते हैं, लाइन L पे नहीं पड़े हुए हैं, ये इस बात को अपोज करेगा। कौन सी बात को अपोज करेगा? दिस विल कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट जो हमने पहले पढ़ा, दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, दैट परपेंडिकुलर drawn from the center, drawn from perpendicular, drawn on the chord from the center, है ना, on the chord from the center, drawn on the chord from the center, है ना, on the chord from the center bisect the chord। तो ये बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब अब हम क्या लिखेंगे? आर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो ये वाला हमारा अजम्पशन क्या है? रॉन्ग। सो आर assumption is wrong। अब अगर हमारा assumption wrong हो गया तो this implies what? This implies ये पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे क्या कि their center lie on the, this implies their, आया? बताइए एग्जाम में लिखने के लिए आया तो लिख लोगे आप, लैंग्वेज पूरी है ना। देन देयर, यस, दिस इंप्लाइज देयर सेंटर्स लाई ऑन, देयर सेंटर O1 O2 O3 लिख लेना यहां पर, O1 O2 O3 ऐसे, O1 O2 O3 and so on to lie on the perpendicular bisector of PQ। ठीक है, क्योंकि PQ सबका कॉर्ड है, बस। hence the given statement is true। नाउ स्टूडेंट देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो कोई सर्कल है हमारे पास, ये इस तरीके से एक सर्कल है और AB इसका डायमीटर है ना। जो जो कह रहा है करते जाइए। ये मान लीजिए सेंटर है O, ठीक, और AB इसका डायमीटर है। मान लीजिए एक डायमीटर मैंने इस तरीके से बनाया AB, ये A और ये वाला B। AB इज द डायमीटर, करेक्ट। अब कह रहा है इट्स कॉल्ड इज सच दैट एंगल BAC 30। अब सुनो, एंगल BAC, अब देखो BA चाहो तो C यहां ले लो, ठीक है ना, चाहो तो C यहां ले लो और चाहो तो C यहां ले लो। मैं इस तरीके से कर रहा हूं, संभालिएगा जरा। मान लीजिए मैं C यहां ले, अच्छा C कुछ इस तरीके से लीजिए, मैं C यहां पे ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको एंगल BAC पढ़ने में आ जाए। A को C से ज्वाइन करिए, तो एंगल BAC एक तो पढ़ने में आना चाहिए, क्योंकि एंगल BAC की वैल्यू हमें 30 डिग्री दिया हुआ है ना। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला एंगल हमें कितना दिया है? 30 डिग्री। ये इस तरीके से ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, करेक्ट। अच्छा एक चीज और, अगर हम उधर ले लेते C तो, है ना, तब भी शायद हो जाता, बात तो वही पड़ती। अगर आप बोलो तो एक और फिगर में बना लेता हूं, है ना, थोड़ी चर्चा करेंगे इसमें, देखते हैं, अच्छा सवाल है। मान लीजिए अगर हम लोग C इधर कहीं ले लेते हैं, है ना, कहते हैं डायमीटर के इधर ना लेके उधर ले लेते हैं, है ना, तब भी, अभी हम लोग इसको बाद में ट्राई करेंगे, रुक जाओ। ठीक है, मान लीजिए कुछ यहाँ पे C ले लेते ऐसे,
और दिखने में थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए, मतलब एंगल BAC आपको पढ़ने में आना चाहिए, BAC आपको 30 डिग्री पढ़ने में आना चाहिए, ये इस तरीके से। ये वाला एंगल आपका 30 हो गया, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग इस फिगर पे फोकस करते हैं ना। तो देखिए एंगल BAC कितना है, 30 है, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है इफ द टेंजेंट एट C, मतलब टेंजेंट एट C मतलब C पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट इंटरसेक्ट AB एक्सटेंडेड एट D, मतलब AB को एक्सटेंड करना है। ध्यान सुनिए, पहले तो आप C पे टेंजेंट ड्रॉ करो। C पे आप टेंजेंट ये इस तरीके से जब ड्रॉ करेंगे, मैंने नहीं बोला है, इन्होंने बोला है, C पे टेंजेंट आप जब ऐसे इस तरीके से जब आप C पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है आपकी, ये जो ब्लू कलर की मैंने बनाई है एट पॉइंट C, ये AB को आगे एक्सटेंड करने पर D पे इंटरसेक्ट करता है। AB को एक्सटेंड करिए, AB को एक्सटेंड करिए, AB को एक्सटेंड करने का मतलब AB को बढ़ाइए ऐसे, AB कॉर्ड को बढ़ाओगे तो ये जो ब्लू वाली टेंजेंट है AB को आगे बढ़ाने पर D पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला पॉइंट D हो गया, ये वाला हो गया D, है ना। तो अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट हो गया D, ठीक। अब इन्होंने बोला है देन BC इज इक्वल टू BD, क्या BC इज इक्वल टू BD है, ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो प्रूफ करने के लिए आएगा, है ना। वैसे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अब कैसे है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में आएगा, इसके बाद क्वेश्चन बोलेगा देन प्रूव दैट BC इज इक्वल टू BD, ऐसे करके बोलेगा ना। चलो देखते हैं ये कैसे ट्रू है। देखो इसके लिए B को C से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, B को C से, आपको जैसे ही B को C से ज्वाइन करोगे, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको ये तो पता ही होगा कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जैसे B, D और C, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये BC वाली साइड BD के इक्वल है, आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स इक्वल है, तो भाई इसका मतलब ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, मतलब अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझे ना। या फिर इसी का कन्वर्स, इसी का कन्वर्स क्या है, इसका कन्वर्स ये है कि अगर दो एंगल इक्वल हो गए, कौन कौन से, ये वाले C और D वाले, है ना, तो इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी, है ना। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आपने ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया, मतलब अगर आपने एंगल C को एंगल D के इक्वल दिखा दिया, तो ये मान लिया जाएगा इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले, सॉरी इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाले साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ये देखो एंगल C के ऑपोजिट वाला साइड क्या है, BD, और एंगल D के ऑपोजिट वाला साइड क्या है, BC, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ध्यान समझिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपको BC को BD के इक्वल दिखाना है तो कौन से दो एंगल आपको इक्वल दिखाने पड़ेंगे, वो देखिए। एक तो ये वाला एंगल, पूरा नाम लिखिएगा, इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो एक तो ये वाला एंगल, ये पिंक वाला, ये पूरा, मतलब आपका टारगेट ये होना चाहिए, किसी भी तरीके से अगर आपने एंगल BCD को, एंगल BCD को किसके इक्वल दिखा दिया, एंगल BDC के, इसके इक्वल दिखा दिया, तो ये पिंक कलर का जो एंगल, एंगल BCD एंगल BDC, अगर ये इक्वल हो गया एंगल, तो ये मान लिया जाएगा कि BCD के अपोजिट वाला साइड, BCD के अपोजिट वाला साइड BD और BDC के अपोजिट वाला साइड BC इक्वल हो जाएंगे, मतलब BD इज इक्वल्स टू BC मान लिया जाएगा। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए किसी तरीके से कि दोनों एंगल को इक्वल कर दें। कौन से दो एंगल, ये वाला और ये वाला, तो वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपका टारगेट है जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल BDC, इसके लिए आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंगल्स की, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये बताओ, ये आपने पढ़ा है एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, मतलब अगर ये सेंटर है हमारे पास और ये डायमीटर है, मान लीजिए AB, ये इस तरीके से, है ना, और रैंडमली अगर हम यहां कोई पॉइंट ले लेते हैं C, AB क्या है, डायमीटर है, ये सेंटर O है, AOB डायमीटर है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है। तो जैसे ही हम A को C से ज्वाइन करेंगे और B को हम लोग C से ज्वाइन करेंगे, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इतना डिलीट कर दो ना इधर, लो, सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होता है, 90, ये हमने पढ़ा है 9th क्लास में, मतलब ये एंगल हो गया कितना, 90। अब यही चीज तो हमें वहां पे भी दिखाई पड़ रही है, ये देखिए, ये देखिए, A को C से ज्वाइन किया, B को C से ज्वाइन किया, है ना, तो और AOB डायमीटर, इसका मतलब एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, तो ये हो गया आपका 90। कौन सा एंगल, ये वाला, एक मिनट भाई, एंगल ACB 90, एंगल यहां लिख देते हैं ना, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90। रीजन क्या है, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल, करेक्ट। अब हम एक काम करते हैं, देखिए
एक और कंस्ट्रक्शन करिए, आप ओ को सी से ज्वाइन करो। सर क्यों किया ऐसा? हमने इसलिए किया है, ध्यान से समझिए जरा, देखिए ट्राइंगल ओ ए सी में, ये वाले ट्राइंगल में दिखा क्या, ट्राइंगल ओ ए सी में देखो, ओ ए का लेंथ ओ सी के इक्वल है भाई, ओ ए जितना है उतना ही क्या है, ओ सी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल का रेडियस है, ओ ए ओ सी के इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, मतलब इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल हो गए, मतलब इसके ऑपोजिट ये वाला जो एंगल है और इसके ऑपोजिट ये वाला जो एंगल है इक्वल, तो ये अगर 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, ये आ गया 30। उसका रीजन क्या था, ओ ए का लेंथ ओ सी के इक्वल था, ओ ए किसके इक्वल था, ओ सी के। ठीक, तो ये 30 तो ये भी 30 है ना। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, पता होगा, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। नाउ अब देखिए, अब आप मुझे ये बताओ, यहां से कोई ये टोटल 90 है, तो इस टोटल 90 में से आप क्या करेंगे, इस 30 को माइनस करेंगे, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 60। बोलो आया? जल्दी से बताओ किसको किसको आया भाई, चेक कर लो ना। ये येलो वाला पूरा यहां से यहां तक, मतलब एंगल ए सी बी 90 था, जिसमें से आपको ये पता चल चुका है 30 है, तो 30 प्लस 60 तो 90 होता है, इसको 90 करने के लिए इसको 60 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाला एंगल निकाल लिया, ये जो मैंने स्प्रिंग जैसा बनाया ये वाला। ठीक है, एंगल ओ सी बी आ गया 60। अब आप चेक करो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक रेडियस में आपको दिखा रहा हूं जो आपने अभी भी बनाई थी, कौन सी सर, ये वाली। ओसी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सीडी के ऊपर, चेक कर लो। ओसी इज परपेंडिकुलर टू सीडी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, मतलब क्योंकि ये टेंजेंट था ना भाई, देखो ओसी क्या है, रेडियस है, हाँ जी सर, और सीडी क्या था, सीडी क्या था, टेंजेंट था। उसने क्वेश्चन में बोला था ना कि सी से एक टेंजेंट पास कर रहा है जो कि ए बी को आगे बढ़ाने पे डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंट है। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90, मतलब ये वाला जो टोटल एंगल है ये 90 हो गया। ये वाला दिखा क्या, देखो ए, ये एंगल 90 हो गया। कौन सा एंगल, ये वाला, ये वाले का मतलब है, ओह सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, क्या दिखा रहा हूं मैं, 1 सेकेंड, ये नहीं, ये वाला, थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। हाँ अब देखो, ओसी परपेंडिकुलर टू सीडी है ना, तो ये वाला एंगल 90, ध्यान से जरा चेक करना, ये ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर का एंगल क्या हो गया, 90 हो गया, मतलब एंगल ओ सी डी 90 हो गया। ध्यान से सुनना, यहां पे एंगल ओ सी डी कितना हो गया, 90। अब ओ सी डी कौन सी दो चीजों से मिलकर बना है, एंगल ओ सी डी, देखो किससे किससे, इससे, ओ सी बी और प्लस बी सी डी। तो एंगल ओ सी डी की जगह क्या लिखोगे, एंगल ओ सी बी और प्लस, मतलब ये जो ऑरेंज वाला एंगल है, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल से मिलकर बना, मतलब एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी सी डी, ओ सी बी प्लस बी सी डी। तो इसकी जगह लिखेंगे ओ सी बी प्लस एंगल बी सी डी, है ना। ठीक है, इज इक्वल्स टू 90। अब जो वैल्यू पता है रख दो, तो वैल्यू हमें एंगल ओ सी बी की पता है, कितनी है, 60 है भाई, ये वाला कितना है, 60 है ना, तो एंगल ओ सी बी 60 है, तो एंगल बी सी डी आ जाएगा यहां से, कितना, 60 उधर जाके माइनस होगा, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 माइनस 60, 30 डिग्री। और वैसे भी आप डायरेक्ट देख सकते थे, आप इस फिगर में डायरेक्ट देख सकते थे, ये देखिए भाई, अगर OC CD पे परपेंडिकुलर ये 90 था, खुद सोचो, अगर इतना 60 है, ये वाला अगर 60 है, इतना है ना, तो भाई ये कितना बचा, 30 तो बचेगा, 30 प्लस 60 कितना होता है, 90। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री, कौन सा, यहां से यहां तक, यानी कि एंगल BCD, ये देखिए 30, एंगल BCD 30 आ गया। अब हम एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, अब ट्राइंगल OBC में देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, OBC, ये वाला दिखा क्या, OBC में अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो देखो OC का लेंथ OB के इक्वल है, OC का लेंथ किसके इक्वल है, OB के इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि OB के ऑपोजिट अगर 60 है, तो OC के ऑपोजिट भी क्या होगा, 60 हो जाएगा, तो इस एंगल को भी क्या होना पड़ेगा, 60। अब ट्राइंगल OBC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, अगर ये 60 है
और ये भी 60 है, तो ये बचा हुआ भी क्या हो जाएगा 60। मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों का सम 180 होना चाहिए था ना। 60 60 120, तो ये कितना हो गया 60 60 तो बचेगा, 180 में से 120 माइनस करो तो 60 बचेगा, तो ये हो गया 60। ठीक है, बस ऐसे ही दिखा दिया आपको, बाकी कोई काम है नहीं। अब आप यहां पर आओ, ये देखो ये क्या था, स्ट्रेट लाइन था। ये देखिए हमने ए बी को एक्सटेंड किया था ना ऐसे करके, हमने ए बी को एक्सटेंड किया था ना, इसका मतलब ये है कि ए ओ बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, या आप ऐसे लिख दो ए बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास लीनियर पेयर से ये कितना है 60 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये 120, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, ये बचा कितना 120। कौन सा एंगल, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी कितना बचा 120, लीनियर पेयर से है ना भाई, ये 60 है तो इसको 120 होना पड़ेगा, दोनों 60 प्लस 120 180। अब आप कौन सा ट्रायंगल लीजिए फाइनली, अब आप ट्रायंगल लीजिए बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बी सी डी में फाइनली मैं आपको बता रहा हूं, इन ट्रायंगल बी सी डी अगर आप चेक करें एंगल सम प्रॉपर्टी, देखो ये 120 है, ये कितना है 30 है, तो 30 प्लस 120 150, तो ये कितना बचा 30। भाई तीनों एंगल का सम 180 होना पड़ेगा, तो इसको 30 तो होना पड़ेगा, चेक कर लो 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 30 180 है ना। तो ये अगर 30 ये 30 है, तो बस इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं, तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। हमने एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी दिखा दिया, देखो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी 30 30, तो 30 के अपोजिट वाला बी डी और ये 30 के अपोजिट वाला बी सी आपस में इक्वल है, तो बी डी इज इक्वल टू बी सी, तो बी डी इज इक्वल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड, ऐसे करेंगे। और रीजन यहां से यहां आते टाइम, भाई इसकी तो वैल्यू निकाल ली आपने 30 डिग्री इन दोनों एंगल की, है ना। और यहां से आते टाइम हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका रीजन साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक, ये हो गया, तो ये पहला तरीका था, ठीक है ना। अब दूसरा, अगर फिगर हम लोग ऐसे बना लेते, मान लो भाई फिगर हमें क्या पता एग्जाम में कैसे बनेगा ना, तो अगर फिगर ऐसे बना लेते तब क्या होता देख लेते हैं, तब भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो वैसे ही जाता ना। ये देखो देख लेते हैं, सेंटर ओ, डायमीटर ए बी। अब डायमीटर कैसे भी आप बना सकते हो, मैंने ऐसे बना दिया मान लो ए बी, और सी अगर हम यहां ले लेते हैं तो एंगल बी ए सी के लिए ऐसे करना पड़ता, और एंगल बी ए सी कितना है 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ, एंगल बी ए सी 30 है। अब सी से टेंजेंट ड्रॉ किया था, तो सी से टेंजेंट जाता ऐसे, ये सी से टेंजेंट जाता, और सी से जो टेंजेंट जा रहा है वो ए बी को आगे एक्सटेंड करने पर डी पे इंटरसेक्ट करता। अच्छा सवाल है ये, ऐसे। ठीक, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है डी। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, हमें प्रूफ क्या करना था, BC इज इक्वल टू बी डी, BC इज इक्वल्स टू बी डी, ये हमें करना था, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बी को सी से ज्वाइन करना पड़ेगा, वैसे ही होगा सवाल, तो ऐसे ही होगा, बी को सी से ज्वाइन करिए, ठीक है, और बी तो डी से ज्वाइन है ही है ना। इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए हमें इसके ऑपोजिट वाले, मतलब अब फिगर बहुत अच्छा नहीं है बट आप संभाल लेना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो गया, मतलब आपका टारगेट, इसके लिए आपका टारगेट होना चाहिए क्या, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। अगर ऐसा कर दिया तो बी सी डी के ऑपोजिट वाला साइड ये रहा बी डी, ये, और बी डी सी के ऑपोजिट वाला साइड ये रहा बी सी, इक्वल मान लिया जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे फिगर में नहीं दिख रहा है, तो फिगर अप टू स्केल नहीं है ना, फिगर में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, फिगर अप टू स्केल नहीं है, करेक्ट। ऐसा कर दिया तो ये मान लिया जाएगा। अब निकालना शुरू करो, ओ को सी से ज्वाइन करोगे, ओ ए ओ सी का लेंथ इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल, ये 30 तो ये 30, उसके बाद 30 30 60, तो ये कितना बचा सेंटर पे 120,
ये बचा 120, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल BOC में, ट्रायंगल BOC में। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर से ये 120 तो ये बचा 60। अब एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 तो ये पूरा 90 हो गया, ठीक है। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, ये 90 ये 30 तो इसको कितना होना पड़ेगा 60, वैसे ही जाएगा क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 60 60 तो ये भी बचेगा 60। कौन से ट्रायंगल में देखा, ट्रायंगल BCO में देखा, ये O है, ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल में देखा BCO में एंगल सम प्रॉपर्टी। अब उसके बाद ये रेडियस है OA, वैसे ही जाएगा पूरा क्वेश्चन, ट्राई करना। O तो OC इज परपेंडिकुलर टू BC, क्यों, क्योंकि रेडियस है और ये BC क्या है, टेंजेंट है, सॉरी BC कह रहा हूं, CD OC इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका मतलब ये ऑरेंज कलर का पूरा एंगल कितना है 90, जिसमें से ये 60 है, तो ये कितना बचा 30, ये कितना बचा 30, मतलब एंगल BCD 30। अब ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर से ये हो गया 120, मतलब एंगल CBD ये वाला 120, एंगल CBD 120 लीनियर पेयर से। अब फाइनली ये वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल BCD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, ट्रायंगल BCD में ये कितना था 30, अभी निकाला है, ये देखो ये 120, 120 प्लस 30 150, तो ये कितना बचा 30, बस ये 30 ये 30, तो बस दिखा दिया दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दिखा दिया, तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइड इक्वल हो जाएंगी, हेंस BC इज इक्वल टू BD। ऐसे भी जा सकते थे, वैसे भी जा सकते थे।